जो भी बीएड COQP 04 की तैयारी करने जा रहे हैं तो उनके माइंड में यही सवाल घूम रहे होंगे। आप जानना चाहते होंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जाम का क्या क्राइटेरिया रहता है, आपकी कितनी कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी आने वाली है, आपका पेपर कोड क्या होने वाला है। दिस इज योर पेपर कोड, COQP 04 आपका पेपर कोड है। आपके टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी है। मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बीएड प्रोवाइड करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन सी यूनिवर्सिटी बीएड प्रोवाइड करेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा कौन से टॉप कॉलेजेस होते हैं, साथ के साथ हम करियर अपॉर्चुनिटीज की यहाँ पर बात करने वाले हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू CUET PG ADO 24/7। आई एम योर मेंटर सुधा और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मुझे लगता है कि अभी जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं ना, जो भी बीएड COQP 04 की तैयारी करने जा रहे हैं तो उनके माइंड में यही सवाल घूम रहे होंगे। आप जानना चाहते होंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जाम का क्या क्राइटेरिया रहता है, ओके, आपकी कितनी कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी आने वाली है, सो दैट अगर हमें ये अंदाजा मिल जाए कि हमें इतने मार्क्स के लिए तैयारी करनी है, हमारे इतने मार्क्स होने चाहिए, तो हम वो अप्रोच बनाकर चल सकते हैं अपनी पढ़ाई में। इसके अलावा कौन से टॉप कॉलेजेस होते हैं, साथ के साथ हम करियर अपॉर्चुनिटीज की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। सो दैट मीन्स कि आपको क्या कर देना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है। चलो फटाफट से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको छोटे छोटे से डाउट होते हैं। पहला डाउट कि क्या मैम हमारा जनरल पेपर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी किसी को तो पेपर कोड ही नहीं पता होता। तो आप सबसे पहले याद रख लो कि आपका पेपर कोड क्या होने वाला है। दिस इज योर पेपर कोड, COQP 04 आपका पेपर कोड है। आपके टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी है। साथ के साथ आपके क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस बेस्ड, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। आपका कोई भी जनरल पेपर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये 75 क्वेश्चन आपके डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस होने वाले हैं, यानी कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। ओके, सारे के सारे सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो उसके लिए आपको +4 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप गलत करते हो तो भाई आपको ऑब्वियसली सजा भी मिलेगी। तो आपको कितनी की सजा मिलती है, आपको -1 मार्क्स मिलते हैं। -1 की नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही ऑब्वियसली अगर कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करोगे तो क्या मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो 0 मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके लैंग्वेज क्या रहती है, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स वो इंग्लिश में देना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट हिंदी में देना चाहते होंगे पेपर। लेकिन माय फ्रेंड, कोई भी आपको डरने घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। आपका पेपर आपके लिए दोनों ही लैंग्वेज में प्रेजेंट होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। आप चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे आप इंग्लिश में पढ़ो, किसी में भी आप अपना पेपर दे सकते हो। ओके, आपके पास कितनी टाइम ड्यूरेशन होती है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स होते हैं। इन 90 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, तो आपको याद रखना है क्वालिफिकेशन की। अगर मैं बात करूं, आपने अपनी ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए या फिर आप अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो। तो बच्चों का सवाल होता है कि क्या हम ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, तो हम अभी 3rd ईयर में हैं, तो क्या हम एग्जाम दे सकते हो। ऑब्वियसली आप दे सकते हो। या तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, अगर कंप्लीट है तो आपके एटलीस्ट 50% या फिर 50 to 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड ये मैटर किसका करता है, अक्सर क्या होता है जो जनरल कैटेगरी है उसका 55 मांगते हैं, SC ST OBC उनका 50% मांगते हैं। इतना क्राइटेरिया होता है। ओके, तो अगर आपके ग्रेजुएशन में 55 अबव मार्क्स आए हैं, ओके, एंड यू आर फॉर जनरल कैटेगरी, तब आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपके बीएड में सब्जेक्ट स्पेसिफिक की जब हम बात कर रहे हैं या फिर इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है कि अगर हम परस्यू कर रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखो कि आप अगर कोई भी डिग्री परस्यू कर रहे हो, आप अपनी बैचलर्स में हो, तो आप यहाँ पर इस एग्जाम को दे सकते हो।
ओके आपने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी है आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, आप बीएड करना चाहती हो ह्यूमैनिटीज़ एंड पॉलिटिकल साइंस में, तो मेक श्योर कि आपके पास ग्रेजुएशन में भी थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी कोई भी एज लिमिट, कोई अपर एज लिमिट नहीं होती इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जब हमने एग्जाम पैटर्न को समझ लिया, क्या एलिजिबिलिटी रहती है उसको समझ लिया, मार्किंग स्कीम को समझ लिया, अब आता है कि चलो ठीक है हम बैठ गए पढ़ाई करने, लेकिन पढ़े क्या, यानी कि सिलेबस की बात आ जाती है। तो ये आपका सिलेबस है, आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, होम साइंस। ये यहाँ से आपके क्वेश्चन इस में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये आपका सिलेबस किसने डिफाइन किया है? ये आपका सिलेबस एनटीए ने डिफाइन किया है सिलेबस को, तो आप ये याद रख सकते हो। अब अगर मैं बात करूं कि सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है, तो देखो एग्जैक्टली ये आपका किसका सिलेबस होने वाला है, ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है यहाँ पर। ओके, हिस्ट्री के सिलेबस में आप देख लो, आपको स्टोन एज के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी कि आपको हिस्ट्री की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। और ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि हायर लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 11th 12th से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लास फर्स्ट से देख सकते हो, क्लास थर्ड से, फोर्थ से, आपके ऐसे सिंपल क्वेश्चन, बट हाँ ऑब्वियसली आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि पॉलिटिकल साइंस का क्या सिलेबस होता है, यहाँ पर आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अच्छा यहाँ पर गवर्नमेंट की हाँ, गवर्नमेंट की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये बुरा मत मानना। ओके, तो आपको देखो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ल्ड वॉर के बारे में, फ्रेंच रशिया वॉर के बारे में, कोल्ड वॉर के बारे में, जो कि आप लोगों ने अपनी 11th 12th में अगर आपने ह्यूमैनिटीज ली होगी तब ऑब्वियसली आपने पढ़ा ही होगा। ओके, तो ये आपके पॉलिटिकल साइंस के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, तो ज्योग्राफी में भी आपको क्लास 4th के 5th के आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे कि पूछे गए हैं, जैसे कि अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, अर्थ के कंपोजिशन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लाइमेट के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। ओके, अब आपको जब सिलेबस पता चल गया, आप अवेयर हो गए कि एग्जैक्टली ये हमारा पैटर्न रहता है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ इतना ही सिलेबस नहीं है, मेक श्योर कि आप ये भी पढ़ो, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, कॉमर्स और होम साइंस भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ओके, तो इसका भी अपना एक सिलेबस है, बट मैंने एक जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसका मैंने ओवरव्यू दे दिया कि इतना आपका सिलेबस है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बीएड के लिए कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज़ या कौन से टॉप कॉलेजेस रहते हैं। तो सबसे पहले हमारी आ जाती है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, जो कि कहाँ पर मौजूद है, वाराणसी में मौजूद है, एक हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। और इसमें बहुत सारे बच्चों का होता है कि उन्हें या तो JNU चाहिए, या तो BHU चाहिए, या तो उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए। तो BHU अक्सर क्या होता है, हर स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटीज़ से मास्टर्स करना चाहता है। बट मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बीएड प्रोवाइड करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन सी यूनिवर्सिटी बीएड प्रोवाइड करेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करेगी। ओके, तो जैसे BHU की बात करें तो BHU बीएड प्रोवाइड करती है और यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी वेल नोन यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है आपको बीएड के कोर्सेज, और बीएड के कोर्सेज आपको कहाँ कहाँ पर मिल जाएंगे, लेडी इरविन कॉलेज, जो कि एक वुमेन्स कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। मैं खुद गई थी, जब मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन होना था तब मैं इस कॉलेज गई थी एडमिशन लेने, लेकिन इवेंचुअली तब क्या हुआ था, लास्ट डे था एडमिशन का और मैं बस 5 मिनट से लेट हुई थी, और जिसकी वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था लेडी इरविन कॉलेज में। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अच्छी बात है, अच्छा हुआ नहीं हो पाया है, क्योंकि उस टाइम पर मैं गई थी ग्रेजुएशन में, मैंने होम साइंस करने गई थी कि मुझे ग्रेजुएशन में मुझे कॉलेज चाहिए, मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए, मुझे होम साइंस मिल जाए। लेकिन भगवान ने चाहा कि नहीं बेटा तुम होम साइंस मत करो, तब मैंने नहीं किया। एंड देन उसके बाद मैंने इंग्लिश लिटरेचर परस्यू किया फ्रॉम दयाल सिंह कॉलेज। ओके, देन उसके बाद हंसराज कॉलेज
प्रोवाइड करता है, मिरांडा हाउस हो गए, हिंदू कॉलेज हो गए, ये सारे के सारे कॉलेज एक बेस्ट कॉलेज हैं, ड्यू के, ये सारे कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी भी आपको बीएड के कोर्सेज प्रोवाइड करती है एंड ये यूनिवर्सिटी दिल्ली में ही है, एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है। जेएमआई की अगर मैं बात करूं, जामिया की अगर मैं बात करूं तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके लिए आपको जेएमआई का अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। सीयूईटी पीजी के थ्रू ये एडमिशन को अप्रूव नहीं करते हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं अगर लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ्स गई हैं, तो ये कब की कट ऑफ्स हैं भाई, तो ये आपकी 2025 की ही कट ऑफ्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर पुट कर रखी है। तो सी लेडी इरविन कॉलेज की अगर मैं बात करूं, लेडी इरविन कॉलेज में जैसा कि मैंने बोला कि आपको होम साइंस के लिए मैं गई थी, तो ये ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो आपकी टोटल सीट्स कितनी है, 125 सीट्स है, और कितनी आपको सीट्स ऑफर की गई है यहाँ पर आप ये देख सकते हो। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें, इसमें साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, सोशल साइंस, कॉमर्स, इसमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आपको एग्जैक्टली एक आइडिया मिल जाएगा कि इन कॉलेजेस में कितनी कम सीट्स अवेलेबल हैं। ओके, कितनी कम सीट्स अवेलेबल हैं आप ये देख सकते हो। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ कि कट ऑफ के मार्क्स कितने गए थे आपके सीट्स की, तो हमने बात कर ली। कट ऑफ मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो बीएड में 150, 160 कट ऑफ गई थी, लेकिन ये कब गई थी, ये आपकी थर्ड राउंड कट ऑफ गई थी। ओके, थर्ड राउंड की कट ऑफ अभी कुछ दिनों पहले ही आई थी, तो थर्ड राउंड की कट ऑफ हमारी कितनी गई थी, 150 to 160 गई थी थर्ड राउंड की कट ऑफ फॉर बीएड कोर्सेज। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सी यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थोड़ी सी आपको हायर देखने के लिए मिलेगी, सेकेंड में थोड़ी कम, थर्ड में थोड़ी सी और कम। तो ये मैंने आपको थर्ड राउंड की कट ऑफ बताई है यहाँ पर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। थर्ड राउंड में अगर 160 गई है तो जो फर्स्ट राउंड है वहाँ पर क्या 180 to 200 फर्स्ट राउंड की कट ऑफ। ये मैटर करता है कॉलेज में, कौन से कॉलेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो हर कॉलेज की एक अलग कट ऑफ होती है। ओके, तो उसके लिए आप एक ये अप्रॉक्स मान के ये चल सकते हो कि आपका अगर 300 का अगर आपका पेपर है तो आपको कितने मार्क्स लेकर आने हैं, आपको एटलीस्ट 180 to 200, या फिर मैं तो ये बोलूँगी कि आप अगर 200 प्लस का टारगेट बनाओ तो बिल्कुल ही आप सेफ जोन में रहोगे। ओके, तो इतने मार्क्स आपको लेकर आने होंगे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएगा। जो ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स होते हैं तो उनके लिए रिलैक्सेशन मौजूद होता है। तो ये आपका ओवरऑल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि अगर हमें बीएड करना है तो बीएड में ये टॉप कॉलेजेस हैं, बीएड में हमारी कितनी कट ऑफ्स, कितने मार्क्स की हमें तैयारी करनी है। और अगर मैं बात करूं बीएड में आपके क्या टॉप करियर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, तो ऑब्वियसली बीएड करने के बाद हर किसी का सपना होता है टीचर बनने का। तो बीएड करने के बाद आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स के दरवाजे ओपन हो जाते हैं। आप टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अभी क्या हो चुका है, बीएड कंपल्सरी हो चुका है। तो अगर आपने बीएड किया है तभी आप पीजीटी लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कौन कौन से हो जाते हैं, सबसे पहले क्या हो जाता है हमारा पीजीटी लेवल। तो पीजीटी टीचर कौन होते हैं, ये ऐसे टीचर होते हैं जो कि 11th 12th क्लास को पढ़ाते हैं। ओके, 11th 12th क्लास को पढ़ाने वाले को हम क्या बोलते हैं, पीजीटी टीचर कहते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको पीजीटी के बाद आपको एक एग्जाम क्लियर करना होता है। बीएड के बाद आपको पीजीटी का एग्जाम क्लियर करना होता है और उसके बाद आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। एंड अगर मैं बात करूं टीजीटी लेवल टीचर अगर आपको बनना है, टीजीटी यानी कि अगर आपको 6th से लेकर 10th तक के स्टूडेंट को पढ़ाना है तो उसके लिए आपको टीजीटी का एग्जाम क्लियर करना होगा। लेकिन पीजीटी टीजीटी में आपको थोड़ा सा आपको डिफरेंस ये देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर होती है बीएड के साथ साथ मास्टर्स कंपल्सरी। ओके, आपने मास्टर्स की होनी चाहिए, बीएड आपके पास होनी चाहिए। टीजीटी में ओनली एंड ओनली बीएड की डिमांड होती है। इसी तरीके से अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, उसके लिए आपके पास जो
एक अलग से आपके पास बीएड होनी चाहिए, बीएड के साथ साथ एक अलग क्वालिफिकेशन होती है, तो वो उसकी भी डिमांड कई बार कई एग्ज़ाम करते हैं, लेकिन कई एग्ज़ाम्स नहीं करते। अब पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम के अलावा और कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो कि आप दे सकते हो और टीचर बन सकते हो? तो इसके अलावा हमारा आ जाता है DSSB। DSSB क्या है? ये दिल्ली के अंदर अगर आपको टीचर बनना है तो आप दे सकते हो। आप KVS स्कूल्स के अंदर, केंद्र विद्यालय स्कूल के टीचर बन सकते हो। आप NVS के अंदर अप्लाई कर सकते हो, नवोदय विद्यालय के अंदर आप टीचर बन सकते हो। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं, इनकी सारी ये जो अपॉर्चुनिटीज है, ये आपके पास कब ओपन होती है? जब आप बीएड को कर लेते हो। बीएड परस्यू करने के बाद ही ये सारे के सारे दरवाजे आपके लिए ओपन होने वाले हैं। तो मेक श्योर कि अगर आपको टीचिंग करियर में जाना है और आपको टीचर बनना, पैशनेटेड हो, ओके, आपके अंदर एक पैशन है कि यार मुझे पढ़ाना है। और ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, पढ़ाना बहुत आसान नहीं होता। पहले मुझे भी लगता था कि सुबह जाते हैं टीचर और क्या है दोपहर में आ जाते हैं, लेकिन वो जो 12-13 घंटे जो पढ़ाना होता है ना, वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ। जब तक मैं पढ़ाती हूँ 4 घंटे 5 घंटे हमें पूरे टाइम खड़े रहना पड़ता है। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, सामने वाला जो स्टूडेंट होता है उसके करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ओके, तो अगर आप किसी और की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो तो उससे पहले आप खुद की जिम्मेदारी लो। ओके, तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाओगे। तो ये सारे के सारे एग्जाम होते हैं हमारे। अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आपको ये एग्जाम देने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपको प्राइवेट टीचर बनना है तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए आप सिंपली आप किसी भी स्कूल में जहाँ पर भी वैकेंसी अवेलेबल है तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या करियर अपॉर्चुनिटी हमारे पास बीएड के बाद होती है। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हम बहुत जल्द हमारा कोर्स लॉन्च करने वाले हैं COQP 04 के लिए। ओके, शायद जब तक आप वीडियो देखो तो तब तक हमारा कोर्स आ भी जाए। तो अगर आपको इस कोर्स के अंदर इनरोल होना है, हमारी पेड बैच में इनरोल होना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर अगर हमारे कोर्स में नहीं भी इनरोल होना, आपको कोई डाउट होता है तो भी आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हो। दिस इज़ माई मेल ID sudha.maurya@247.com। आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हो और मेल के ज़रिए आप पूछ सकते हो अपना कोई भी सवाल। जो भी आपका सवाल है आप यहाँ पर पुट डाउन कर सकते हो इस मेल के अंदर। आई होप कि मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे। आप जो भी आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि क्या सही है क्या गलत है, आई होप सभी वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं क्लियर होते तो एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको कोई सवाल रहते तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आपको कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पर मुझे मेल सेंड कर सकते हो। ओके, मेल करके भी आप मुझे बता सकते हो कि आपकी ये क्वायरी है। ओके, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसी तरीके से आप हमारे COET PG Under 24/7 चैनल पर जुड़े रह सकते हो। बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।